तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो आज भी चर्चा के केंद्र में हैं। हाल ही में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करने की घोषणा की गई है। लेकिन आखिर 1975 में ऐसा क्या हुआ था जिसने लगभग 2 सालों तक भारत की स्थिति एक तरह से उत्तर कोरिया जैसी कर दी थी? सोचिए जरा, लाखों लोग बिना किसी जुर्म के जेल में बंद और देश के लोकतंत्र का पूरी तरह से गला घोंटा हुआ। लेकिन ये सब जिसके नेतृत्व में हुआ, वही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। आखिर भारत की सबसे डेकोरेटेड और सफल प्रधानमंत्री ने देश को तानाशाही में कैसे धकेल दिया? भाग 1, सत्ता का विरोधाभास। आइए इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में जो नेता थीं, उनके इस दोहरे पहलू को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब इस भारी विरोधाभास पर गौर करें। मतलब वही प्रधानमंत्री जिन्हें बांग्लादेश को आज़ाद कराने और स्माइलिंग बुद्धा के जरिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण करने का सारा श्रेय जाता है, उन्हीं पर आलोचकों द्वारा भारतीय संविधान की हत्या करने का सबसे बड़ा आरोप भी लगाया जाता है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इस काले अध्याय के शुरू होने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उनके सबसे कट्टर राजनीतिक विरोधी भी उन्हें दुर्गा जैसी देवियों की उपाधि देकर बुलाते थे। तो जाहिर है रातों रात सब कुछ नहीं बदला था। भाग 2, तानाशाही की चिंगारी। आखिर वो क्या चिंगारी थी जिसने देश के राजनीतिक माहौल को एक जश्न से राष्ट्रव्यापी दहशत में बदल दिया? ये टाइमलाइन उन राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रमों को साफ साफ दिखाती है। 1971 की भारी जीत के बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें प्रधानमंत्री को चुनावी कदाचार का दोषी पाया जाता है और उनके संसदीय वोटिंग पर बैन लग जाता है। और ठीक इसी समय जयप्रकाश नारायण का विशाल संपूर्ण क्रांति आंदोलन सड़कों पर था। इन्हीं दोनों चीजों का जो टकराव हुआ, उसी ने 25 जून की आधी रात को इमरजेंसी की नींव रखी। भाग 3, काले अध्याय की शुरुआत। चलिए देखते हैं कि इसके तुरंत बाद अगली ही सुबह पूरे देश में कैसे झटके महसूस किए गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रातों रात जेलें विपक्षी नेताओं और पत्रकारों से भर गईं। अटल जी, जेपी नारायण, आडवाणी जी, सबको आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया और जेलों के अंदर कैदियों के साथ बेहद खौफनाक और अमानवीय सलूक किया गया। बर्फ की सिल्लियों पर लिटाना, उल्टा लटका देना और जलने के घाव देना, ये सब उस यातना का हिस्सा था। कंट्रोल बनाए रखने के लिए प्रेस का तो बिल्कुल गला ही घोंट दिया गया था। महान गायक किशोर कुमार ने जब सत्ताधारी पार्टी के लिए गाने से मना किया तो उन पर अघोषित बैन लग गया। और उसी दौरान जनता का ध्यान इन सब से भटकाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही अजीब पैंतरा अपनाया। दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म का प्रसारण शुरू कर दिया। और सच कहूं तो शाही परिवार भी इस प्रकोप से नहीं बच सके। जयपुर की महारानी गायत्री देवी को एंटी स्मगलिंग कानूनों के तहत तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, उनके ऐतिहासिक जयगढ़ किले में सेना ने 5 महीने तक खजाने की खुदाई की, जहां कथित तौर पर ट्रकों में भरकर 800 किलो शाही सोना जब्त किया गया। भाग 4, बुलडोजर और नसबंदी। राजनीतिक उठापटक से परे ये दौर आम नागरिकों के गहरे व्यक्तिगत और शारीरिक उल्लंघनों के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है। 60 लाख, जी हां, 6 मिलियन, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों के अनुमानित संख्या है जिनकी पूरे देश में जबरदस्ती नसबंदी की गई थी। जो 1952 में महज एक परिवार नियोजन की पहल के रूप में शुरू हुआ था, वो अब एक भयानक सपने में बदल गया था। सरकारी कर्मचारियों को सख्त डेली टारगेट दिए गए। महाराष्ट्र के बाड़शी जैसे इलाकों में तो म्यूनिसिपैलिटी की जिन गाड़ियों से आवारा जानवर पकड़े जाते थे, उनसे सड़कों से आम लोगों को उठाकर बेहद अस्वच्छ परिस्थितियों में उनकी नसबंदी की गई। जब इन जबरन प्रक्रियाओं का विरोध हुआ तो आवाजों को बेरहमी से कुचला गया। दिल्ली के मुस्लिम बहुल तुर्कमान गेट पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बुलडोजर जस्टिस का हिंसक इस्तेमाल हुआ। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग हुई, कई मौतें हुईं और मस्जिदों के अंदर तक छापे मारे गए। भाग 5, संविधान का अपहरण। खैर, अब यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर बिना किसी मिलिट्री फोर्स के एक लोकतंत्र पूरी तरह से तानाशाही में कैसे बदल गया। इसके पीछे के कानूनी हथकंडों को देखते हैं। सत्ताधारी पार्टी ने न्यायपालिका को एक तरह से पंगु बना दिया। 39वें संशोधन के जरिए यह तय कर दिया गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव से जुड़े मामलों में न्यायपालिका दखल ही नहीं दे सकती। यानी एक ही झटके में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मंडरा रहा कानूनी खतरा पूरी तरह से मिटा दिया गया। और इसके बाद आता है कुख्यात 42वां संशोधन, जिसे अक्सर मिनी संविधान भी कहा जाता है।
इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैसे सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण किया गया। केंद्र को राज्य के कानून रद्द करने, न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने और संसद का कार्यकाल बढ़ाने के असीमित अधिकार मिल गए। और सबसे डरावनी बात यह थी कि नागरिक सरकार के खिलाफ लड़ ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कानून की किताबों से पूरी तरह सस्पेंड कर दिए गए थे। भाग 6 उद्देश्य और परिणाम। आखिरकार ये काला अध्याय कैसे खत्म हुआ और इतिहासकार इसके पीछे के असली कारणों को किस नजरिए से देखते हैं? एक बहुत ही आश्चर्यजनक मोड़ में 2 साल बाद जनवरी 1977 में चुनावों की घोषणा हो जाती है। जनता का जो दबा हुआ गुस्सा था वो वोट में बदला और सत्ताधारी पार्टी हार गई। नई बनी जनता पार्टी की सरकार ने आते ही 44वें संशोधन के जरिए उन सभी दमनकारी और तानाशाही बदलावों को पलटकर रख दिया। लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो इस पूरी घटना के मकसदों को लेकर एक्सपर्ट्स आज भी बटे हुए हैं। एक नजरिया यह है कि ये विदेशी ताकतों जैसे कथित सीआईएफ फंडिंग और पश्चिमी देशों के जनसंख्या नियंत्रण दबाव के खिलाफ एक राष्ट्रवादी बचाव था। वहीं दूसरा बड़ा वर्ग इसे कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद महज अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए उठाया गया एक विशुद्ध स्वार्थी और सत्तावादी कदम मानता है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आते हैं, हम सबको इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे लोकतांत्रिक संस्थान कितने नाजुक हो सकते हैं। क्या 1975 की इमरजेंसी एक जरूरी राष्ट्रवादी ढाल थी या फिर महज सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का विनाश? ये सवाल और ये इतिहास आज भी हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कोई दी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि इसे हमेशा बचाकर रखना पड़ता है।